सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट्स की बात करने वाले हैं। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो नई वैकेंसी आई है, नई विज्ञप्ति आई है, उसकी हम बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, नई रिक्रूटमेंट है एकदम, जो कि पहले TG2 नाम से आती थी, वो अब की बार तकनीशियन किसके नाम से आई है? तकनीशियन विद्युत के नाम से आई है। निकाली किसके द्वारा गई है? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड समूह ग यानी कि ग्रेड सी की वैकेंसी है ये, ठीक है। लिखित परीक्षा CBT आधारित वैकेंसी है, यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो CBT आधार पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो तकनीशियन विद्युत की पोस्ट है। और अगर बात की जाए अनारक्षित पदों के लिए बात की जाए तो अनारक्षित पद कितने हैं? 245, यानी कि जनरल कैटेगरी के 245 पद हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान दीजिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर आपके पास 164 पोस्ट है। जबकि अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति के हमारे यहाँ पर 127 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पोस्ट है, तथा EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए EWS इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कास्ट से ली गई हैं जनरल के अंदर, उनके लिए 60 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन पदों को बढ़ाने और घटाने का पावर अपने पास सुरक्षित रखता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड तथा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है, यानी कि एप्लीकेशन जो भी फॉर्म भरेंगे बच्चे, उनके पास अपना आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि विज्ञप्ति पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन CBT एक से अधिक पारियों दिवसों में कराई जाएगी। अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो एक से अधिक पारियों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा कि प्रथम और द्वितीय भाग में, दोनों भागों में नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई होगा। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आरक्षण के फायदे मिलने वाले हैं वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को ही मिलेंगे। अगर किसी दूसरे राज्य से फॉर्म भरे जाते हैं तो वो केवल किसके अंदर मान्य होंगे? अनारक्षित के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, ठीक है। उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किसी भी सेवा से निष्कासित किए गए व्यक्ति हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वेतनमान की बात करें, सैलरी बेस की बात करें, तो यहाँ पर मैट्रिक्स लेवल 4 लागू है, और जो सैलरी बेसिस रहेगा वो 27,200 रहेगा, और जो बाकी के कॉरपोरेशन के भत्ते हैं वो लागू होंगे। अनिवार्यताएं यहाँ कहें कि शैक्षणिक योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल मतलब 10th क्लास या समकक्ष परीक्षा या इसके पास की कोई परीक्षा जिसके अंदर, ध्यान दीजिए, विज्ञान और गणित विषय होना अनिवार्य है। कौन से विषय होना? विज्ञान और गणित, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। उसके अलावा बात की जाए तो NCVT और SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT और SCVT सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? ITI वालों के लिए होता है, ये होना जरूरी है। ट्रेड यहाँ पर आपको दी गई हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चलेगी, इलेक्ट्रिकल ट्रेड चलेगी, और आपकी जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो कोर्स कराया जाता था वो भी यहाँ पर मान्य होगा। आयु की बात करें तो 1/1/2020 यानी 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या अधिकतम कितना, न्यूनतम तो 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच की कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। आयु में अनुमन्य छूट की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि ये केवल मान्य किसके लिए होगा? और OBC क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, ये केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए ही मान्य होगा। स्वतंत्रता सेनानी का भी फायदा कहाँ पर मिलेगा? वो भी केवल उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा, ठीक है। उनके लिए आयु सीमा में केवल कितने वर्ष की छूट दी गई है? 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करें तो भूतपूर्व सैनिक को कम से कम 5 वर्ष की सेवा अगर की ही होगी तो उस समय अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट मान्य
होगी। और इसके अंदर सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए, सेवा की अवधि में कितने वर्ष जोड़ते हुए, 3 वर्ष जोड़ते हुए 15 वर्ष की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। आगे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आरक्षण की हमने बात कर ली है कि आरक्षण हमारे केवल किसके लिए है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही मान्य है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी की हमने बात की है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क। इससे पहले एक बात और कर लेते हैं, विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं है, यानी कि विकलांग अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अतः विज्ञान जो भी विकलांग अभ्यर्थी है वो इस पर अप्लाई ना करें। बात की जाए उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं, SC ST में आते हैं, उनके लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो 700 रुपये रहेगा। और जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपये रहेगा। और जो अदर के स्टेट से अप्लाई करेंगे, अदर राज्य से जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए भी आवेदन शुल्क कितना रहेगा, 1000 रुपये रहेगा। आवेदन जमा कराने के माध्यम की बात की जाए तो यहाँ पे बैंकिंग के द्वारा जमा कराया जा सकता है, नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड से किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। जो आवेदन शुल्क होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, नहीं किसी दूसरे के साथ समायोजित किया जाएगा। ठीक है, प्रमाण पत्रों की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम CBT क्लियर करेंगे उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी, इसको अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, प्रथम भाग की बात करते हैं, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया CBT की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। कितने भागों में होगा, 2 भागों में होगा। और अगर जो टाइम की बात करें तो टाइम कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT यानी कि CCC स्तर का जो कंप्यूटर ज्ञान का जो सर्टिफिकेट है, या कहेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे। फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सारे 50 क्वेश्चन किससे संबंधित होंगे, कंप्यूटर ज्ञान से। तो इसके लिए दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको CCC के कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्लास आपके लिए लगाई जाएगी, जिसमें आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 रहेगी, यानी कि 25%, यानी कि 25% आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि 20 अंक जब आप कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा में लेकर आओगे तभी आपका सेकंड पार्ट, प्रथम भाग का जो सेकंड पार्ट है वो चेक होगा। अदरवाइज आप कहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसलिए ध्यान देना है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन के अंदर आपको 20 अंक तो लाना अनिवार्य ही है। ठीक है, आगे देखिएगा, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के अर्जित अंक मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। ये केवल ध्यान दीजिए एलिमिनेशन राउंड होगा। बिल्कुल, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं करेंगे वो यहीं पर रोक दिए जाएंगे। सेकंड पार्ट की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, सेकंड पार्ट की अगर बात की जाए, द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम होगा। देखिएगा कौन कौन सा, यहाँ पर भी माइनस मार्किंग की अगर बात की जाए तो 1/4 ही माइनस मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहला सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जनरल नॉलेज आपकी आएगी। उसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी की बात करें तो 10th लेवल की हिंदी होने वाली है, और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और अधिकतम अंक भी यहाँ पर कितने होने वाले हैं, 15 ही होने वाले। सामान्य अंग्रेजी की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल का, यानी 10th लेवल के ही अंग्रेजी क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और अधिकतम अंक भी इसके कितने होंगे, 15 ही होंगे। अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 150 क्वेश्चन आपके 150 अंक के ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मिलाकर 200 प्रश्न होंगे, और 200 ही इसके अधिकतम अंक होंगे। द्वितीय भाग में परीक्षा में कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल कितने प्रतिशत, 33.5%, यानी 33.5% अंक आपको अर्जित करने ही होंगे।
ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम, यानी कि 33.5 का देखो निकालिएगा, तो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे तो वो चयन प्रक्रिया से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी कि 67 अंक तो आपको लाने ही लाने हैं, तो आप चयन प्रक्रिया में बने रहोगे। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, यहाँ पर 200 अंकों की हमने बात कर ली। 200 में से आपको 67 अंक तो लाने ही लाने हैं, और उसके ऊपर जो है वो आपकी मेरिट निर्धारित होगी। परीक्षा स्थान की बात की जाए तो लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर में एग्जाम होने वाली है। और अगर परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है तो स्थानों को बदला भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर संख्या कम रहती है तो घटाया भी जा सकता है। अप्लाई आप कर सकते हो www.uppcl.org पर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है www.uppcl.org। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल की आपको ज़रूरत होगी, और इन दोनों चीज़ों को आप तब तक संभाल कर रखें जब तक कि आपका क्या ना आ जाए, अंतिम परीक्षा रिजल्ट ना आ जाए। अगर आप किसी भी स्थिति में इन चीज़ों को खो देते हो, मोबाइल नंबर बंद कर देते हो या ईमेल आईडी डीएक्टिवेट कर देते हो, तो उस स्थिति में आप वेरीफाई नहीं हो पाओगे और आप पास होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, अगर बात की जाए एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे, आपको डाक के द्वारा एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। चलिए, अगर बात की जाए परीक्षा पत्र, जो भी एग्जाम होगा उसका सही हल 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, आंसर की जो है एग्जाम के 2 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दी जाएगी, और 3 दिन का समय आपको मिलेगा किसके लिए, आपत्ति दर्ज करने के लिए। ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत सिंपल है। और कम वैकेंसी होने के बाद भी आपको जरूरत कितनी है, केवल एक वैकेंसी की जरूरत है, एक पोस्ट की जरूरत है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप आराम से एक पोस्ट, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, आपको 608 पोस्ट की जरूरत थोड़े ना है। तो देखिएगा, आगे देख लेते हैं। आवेदन की तिथि की अगर बात की जाए तो 1 तारीख से 1 जुलाई से चालू होंगे और 22 जुलाई तक आवेदन चलेगा। और ये आप शुल्क जमा कराने की तिथि भी आपकी वही तिथि रहने वाली है, 1/7 से लेकर 22/7 तक, यानी 1 जुलाई से 22 जुलाई तक। ऑफलाइन अगर जमा कराने की बात करते हैं तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। 24 जुलाई तक आप ऑफलाइन जमा करा सकते हो चालान के द्वारा। और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो अगस्त माह का दूसरा सप्ताह माना गया है। कौन सा सप्ताह माना गया है, दूसरा सप्ताह। बिल्कुल फेक कोई न्यूज़ नहीं है। दिनांक 17/6/2020 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये नई वैकेंसी के लिए जो खुशखबरी है वो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से आप चैनल पे बने रहिए। और आपके लिए इस पूरे सिलेबस की, ये कहें कि आपके पास जुलाई का समय है, अगस्त के 2 सप्ताह हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा। आपके लिए कंप्यूटर की क्लास जल्द लाई जाएगी, हिंदी की क्लास आने वाली है, इंग्लिश की चल ही रही है तो वर्ड पावर को बराबर पढ़ते रहिए। टेक्निकल की क्लास चल रही है इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉर्म को अप्लाई करें। धन्यवाद।